नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का हरियाणा चौपाल में। तो अब रुक करते हैं खबरों का विस्तार के साथ। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया और इस दौरान हरियाणा इलाके में निरीक्षण के दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। इस दौरान सुरक्षा इंतजाम भी कड़े किए गए थे। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे साल 2023 तक पूरा किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली से मुंबई सड़क के रास्ते 12 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। और हरियाणा के सोहना में हुए एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने सड़क और एक्सप्रेसवे से जुड़े कामकाजों के बारे में जनता को और वहां मौजूद लोगों को बताया। इसी के साथ टोल टैक्स के मसले पर भी नितिन गडकरी ने बयान दिया और कहा कि अगर आपको अच्छी सर्विस चाहिए तो उसके लिए आपको पैसा भी देना होगा। शादी तो खुले मैदान में भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए पैसा लगाना ही पड़ता है। गडकरी ने कहा कि हमारे मंत्रालय का बजट 1 लाख करोड़ रुपए का है, लेकिन हम 15 लाख करोड़ की सड़क बना रहे हैं। अगर हम इन्वेस्टर्स से पैसा लेते हैं तो उन्हें वापस भी देना पड़ता है। अभी पिछले दिनों में हमने कहा कि दिल्ली से एक अमृतसर सीधी रोड और बाद में अमृतसर से वो जम्मू तक जाएगी, एक स्पेशल एक्सप्रेस वे। तुरंत पंजाब के मुख्यमंत्री को हमको बुलाया कि उसका अलाइनमेंट बताइए और तुरंत फाइनल कर दी। इसी प्रकार हमने कहा कि हमारी कोई ईस्ट से वेस्ट हरियाणा के बीचों बीच एक मार्ग हमको चाहिए जो पानीपत से शुरू होकर के और डबवाली तक जाए। इन्होंने उसी समय उसका फिजिबिलिटी उसके दिखवाई और तुरंत उसको मान लिया। जब भी कोई मार्ग हमने कहा है उसी समय आपने मान लिया है। अभी कितने ही हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, कितने ही आगे परसीविंग स्टेज में है। मैं समझता हूं कि हरियाणा दिल्ली के क्योंकि निकट होने के कारण से जो सुविधा हमको लोकेशनल एडवांटेज है, हमारी आर्थिक स्थिति इन सड़कों के बनने से चाहे उद्योग फूलेगा, सर्विसेज और आएंगी, लोगों को सुविधाजनक जीवन जीने का एक अवसर मिलेगा और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। ये सब आपके इन निर्णयों के द्वारा ही संभव हो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग बनाते हैं, एक्सप्रेस हाईवे बनाते हैं, ये ठीक है कि बाद में लोगों की डिमांड पर कुछ छोटी छोटी चीजें जब रह जाती हैं तो वो हम जरूर निवेदन करते हैं कि लोगों की कठिनाई ना आए, इसमें ये छोटा सा और इसमें जोड़ दीजिए, कहीं अंडरपास जोड़ दीजिए, कहीं ओवरब्रिज बना दीजिए, कहीं सर्विस रोड बना दीजिए। तो ऐसे हमने 12-13 एक बिंदु दिए हुए हैं। वो हमारी मीटिंग जब होती है तब हम देते हैं और तुरंत उसको। सबसे पहले मनोहर लाल जी ने ड्राई पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए बिलासपुर, कापरी कास और मानेसर इसके बारे में कहा है। वो तीनों भी 250 करोड़ के हमने अप्रूव किए हैं और उसका बिड भी बुलाया है। पलवल से अलीगढ़ जो इंटरचेंज है वो भी अप्रूव कर दिया है। बाद में निहा से मानखेला सर्विस रोड बनाने की बात आपने की है। हम लोग वो लैंड एक्वायर करके आपको देंगे। वो रोड आपके हरियाणा के तरफ से आप बना लीजिए क्योंकि वो नेशनल हाईवे का पार्ट नहीं है। और जेवर एयरपोर्ट के लिए फरीदाबाद से ईपीसी को जो जोड़ने का है उसका भी लैंड एक्विजिशन हमने अप्रूव कर दिया है और वो भी काम, सभी काम इसी साल में शुरू हो जाएंगे। वैसा मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। मुझे खुशी है कि वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा ऐसा एक्सप्रेस हाईवे है और ये हमारे देश के लिए एक अभिमान का विषय है। और मुझे बहुत खुशी है कि काफ़ी बड़े प्रमाण पर इसका काम भी पूरा हुआ है, पूरा हो रहा है। और दिल्ली से मुंबई 12-12.5 घंटे में हम पहुंच सकेंगे। और इसमें हरियाणा में करीब 10,400 करोड़ की लागत से 160 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा से होकर गुजरेगा और उसमें से 130 किलोमीटर का काम अवार्ड हो चुका है। नूह और पलवल को एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए कई जगह इंटरचेंज के माध्यम से भी कनेक्टिविटी दी जाएगी। हरियाणा में 6 स्थानों पर वेस्ट साइड एमिनिटी बनाई जाएगी जहां स्थानीय उत्पादन वालों को प्राथमिकता मिलेगी।
विशेष रूप से इसमें एक्सीडेंट होने के बाद ये जो हमारी हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की सर्विस उपलब्ध होगी और इसके साथ साथ जो ड्रोन की अभी सर्विसेज हम शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें हेलीपोर्ट होगा जिसमें ड्रोन भी उतरेंगे। और हरियाणा सरकार ने पहली से तीसरी कक्षा तक के लिए सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 20 सितंबर से खोले जाने का निर्णय लिया है और इन स्कूलों में कक्षाओं को शिक्षा विभाग द्वारा जारी एसओपी की अनुपालना करते हुए चलाया जाएगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के अनुपालना में राज्य के स्कूलों को बंद किया गया था। 6ठी से 12वीं की कक्षाओं को 23 जुलाई को शुरू किया गया था, जबकि चौथी से 5वीं तक की कक्षाओं को 1 अगस्त को खोला गया था और अब 20 सितंबर से पहली से तीसरी तक की कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार माता पिता की पूर्व अनुमति के साथ ही छात्र को स्कूल में आने की अनुमति होगी और स्कूल में हर छात्र को तापमान की भी जांच करवानी होगी। सामान्य से अधिक तापमान वाले किसी भी छात्र या आगंतुक को स्कूल में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने 20 सितंबर से पहली से लेकर तीसरी कक्षा तक के लिए बच्चों के लिए स्कूल खोलने का निर्णय लिया और इसी पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने क्या कुछ कहा वो सुनाते हैं आपको। कहा था कि सब कुछ अगर ठीक चलता रहा तो हम जल्दी स्कूल खोलने का निर्णय लेंगे और अब हमारे स्कूल जो पहले हमने 9वीं से 12वीं शुरू किए थे वो ठीक से चले और उसके बाद फिर 6ठी से 8वीं तक के जो स्कूल थे वो ठीक से चले और उसके बाद फिर 4थी और 5वीं हमने शुरू की थी वो भी बिल्कुल ठीक से चले, कहीं कोई किसी के प्रकार की कोई दिक्कत हमें नहीं आई। तो अभी हम 20 सितंबर से हम शुरू करने जा रहे हैं और 20 सितंबर से हम पहली से लेकर और तीसरी तक के जो बच्चे हैं उनके जो है कक्षाएं उनकी शुरू करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने निश्चित किया है कि भाई सभी बच्चे अपने अभिभावक से लिखवा के लेके आएंगे और उसमें उनको छूट है कि अगर अभिभावक उनको भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं और अगर वो नहीं भेजना चाहते तो नहीं भी भेजेंगे तो किसी की कोई एब्सेंट वगैरह नहीं लगेगी। ऑनलाइन एजुकेशन जिस प्रकार से जारी है वो ऑनलाइन एजुकेशन उसी प्रकार से जारी रहेगी, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी, वो बिल्कुल उस तरीके से। हाँ, निश्चित तौर से वो जैसे पहले भी हमने किया था वो उसके लिए उन्हें अपने पेरेंट्स से लिखवा के लेके आना पड़ेगा बच्चे को, या ये समझ लो कि पेरेंट्स लिख के दे के जाएगा क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं तो अगर वो लिख के देंगे जाएंगे तो निश्चित तौर से मतलब ऐसा हमने प्रावधान किया कि वो लिख के दे के जाए और उसको बच्चे को भेज सकते हैं। तो उसकी और कोविड के बारे में जो नियम पहले से थे वही नियम उसी प्रकार से जारी रहेंगे, चाहे वो फिजिकल डिस्टेंस की बात है कि बच्चों की दूरी जो है वो एक क्लासरूम में कहीं भी 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं बैठेंगे। जहाँ उनका टेम्परेचर चेक करने की बात है वो भी उसी प्रकार से चेक होगा और भी चाहे सैनिटाइज की बात है उसके लिए हमने राशि भी सब स्कूलों को दे रखी है तो वो राशि भी हमने है। टीचर का वैक्सीनेशन का हमारा पूरा प्रयास है और हम उसमें लगे हुए हैं। 70% जो हमारे टीचर हैं वो देखिए अगर हम औसत लगाएं तो वो लगभग 70% के आसपास बैठती है, लेकिन कुछ जिले हमारे ऐसे हैं जहां भी कम बच्चे रहे जैसे करनाल, मेवात और पलवल, यहाँ हमारे 30 और 40% बच्चे 30 से 40% तक बच्चे रहे, लेकिन अगर सारा टोटल करें तो 70% बच्चे हैं हमारे। और 9वीं से 12वीं में जो है वो हमारे कुछ कम है, वहाँ 45% बच्चे हमारे स्कूल में आ रहे हैं। नहीं देखिए अभी हम उसमें स्कूल में बनाने की तो परमिशन अभी नहीं देने जा रहे, अभी तो हम जिस प्रकार से सूखा राशन दे रहे थे उसी प्रकार से देंगे, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहता है तो उस पर भी विचार करेंगे। देखिए शिक्षा के सुधार में जिस प्रकार का प्रयास हमने पहले भी किया और जो नए स्कूल भी खोले, चाहे कॉलेज खोलने की बात भी है और कॉलेज भी खोले हैं और स्कूल भी जिस प्रकार से मॉडर्न संस्कृत स्कूल हमने खोले हैं उसमें भी हमने किया। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जिसको अगली खबर जो है वो चंडीगढ़ से है, जहां पर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने मत्स्य पालन और किसानों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी सुनाते हैं आपको। संभव नहीं है और आज से 6-7 साल पहले ये विभाग बिल्कुल छोटा सा विभाग था, इसका बजट 7 से 6 करोड़ रुपए का होता था 6-7 साल पहले 2014 में,
अब इसका बजट जो है इस साल 124 करोड़ है, 6 करोड़ से 124 हो गया। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि इस बजट से बाहर भी हम एक्स्ट्रा लेकर के 200 करोड़ रुपए इसमें खर्चे, टोटल 200 करें। और आने वाले वक्त में 3-4 साल तक हर साल इस बजट को दोगुना। जो प्रधानमंत्री जी का निर्देश है कि किसान की आमदनी बढ़ानी है, किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए जो परंपरागत फसलें करते हैं गेहूं और धान की, उससे अलग काम हमें कुछ करना पड़ेगा। फसलों का विविधीकरण करें, बागवानी करें, प्रोसेसिंग की ध्यान दें, डेयरी करें, मछली पालन करें, पिगरी करें। ये नई नई चीजों से आमदनी बढ़ा सकते हैं। अकेली खेती से, क्योंकि आबादी बढ़ती है, जॉब छोटी होती है। आज एक किसान 5 एकड़ का है, कल को उसके 2 बेटे हो गए, 2.5 एकड़ का हो गया, तो प्रति किसान, प्रति फैमिली की आमदनी तो घट जाएगी। उसको कोई परंपरागत खेती से अलग कुछ करने की जरूरत है। तो सारा हमारा ध्यान इस तरफ है कि किसान नई चीजों की तरफ, बागवानी की तरफ जाएं, दूध की तरफ जाएं, प्रोसेसिंग की तरफ जाएं। फिर है जल भराव की है। इस वक्त जैसे लेट बारिश हुई, बहुत सारी जमीन में फसल बो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि नवंबर में गेहूं बोना पड़ता है, अक्टूबर में, सितंबर में सरसों बो देते हैं। अब पानी भराव है तो सूखेगी नहीं, किसान देखता रह जाएगा। ऐसी जमीन में किस तरह से हम फिशरी का उत्पादन करें। हमारे यहाँ 1 लाख से एकड़ से ज्यादा जमीन ऐसी है जिसमें खारा पानी है, नीचे का सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। उसमें एक फसल बारिश पर डिपेंडेंट। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को दी जाने वाली शगुन की राशि में बढ़ोतरी की है। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और टपरीवास समुदाय के परिवारों को लड़की के विवाह पर और उसके मौके पर कन्यादान के तौर पर अब 71,000 रुपए की राशि दी जाएगी। ये जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा गरीब और जरूरतमंद लोगों के कल्याण विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में विभिन्न विभाग ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और टपरीवास समुदाय के लोगों जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लड़कियों की शादी के लिए जो राशि दी जाती है उसमें शगुन की राशि में 51,000 से बढ़ाकर उसे 71,000 रुपए कर दिया है। और अब इस योजना के तहत शगुन के तौर पर 66,000 रुपए की राशि शादी के मौके पर या उससे पहले और 5,000 रुपए की राशि शादी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जमा कराने के बाद 6 महीने के भीतर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को मिलने वाली शगुन की राशि को भी बढ़ाकर अब 31,000 रुपए कर दिया गया है। बुलेटिन में यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। हरियाणा के तोशाम क्षेत्र के गांव बापूड़ में नेशनल स्टाइल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त ने शिरकत की।
इस मौके पर उन्होंने कबड्डी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और वहीं पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर अधिक से अधिक खेलों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सके। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। खिलाड़ियों को आर्थिक और उससे ज्यादा सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए ताकि अच्छे प्रशिक्षक नियुक्त किए जा सकें। इसी के चलते खिलाड़ी जो है वो अपनी प्रतिभा को और ज्यादा अच्छे से दिखा पाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा का योगदान खेलों में हमेशा अव्वल रहता है और इस बार भी करीबन आधे पदक हरियाणा के खिलाड़ियों के ही हैं, जो हमारे लिए गर्व की बात है। सरकार की खेल नीति खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा दे रही है। सरकार को और भी अधिक प्रयास करने चाहिए ताकि खेलों को बढ़ावा मिल सके। और इसी मौके पर उन्होंने बापोड़ गांव में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और साथ ही साथ कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन करने वाले सुभाष पहलवान को बधाई दी। आज गांव बापोड़ा में कबड्डी के टूर्नामेंट में पहुंचे लोग यहाँ पे 43 टीमों ने भाग लिया है और कुछ प्रो कबड्डी के भी खिलाड़ी यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ियों ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। और बहुत अच्छी बात है कि गांव देहात का खेल है, जैसे कुश्ती है, कबड्डी है, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है और अच्छा कंपटीशन मिलता है, अच्छी प्रतियोगिता देखने को मिलती है और खिलाड़ियों को अपना स्तर सुधारने का मौका मिलता है। बहुत अच्छा लगा। आज यहाँ पे कबड्डी के भी बड़े खिलाड़ी आए हैं, राम मेरजी हैं, डिप्टी डायरेक्टर हरियाणा सरकार में अर्जुन वाल्डी हैं जो, और मैं धन्यवाद देता हूँ गांव बापोड़ा को, यहाँ के जो आयोजक हैं, यहाँ सुभाष कोच को, कि वो यहाँ पे गांव में एक बहुत अच्छी कबड्डी अकेडमी चलाते हैं और खिलाड़ी अभी, क्योंकि मैंने गांव बापोड़ा का जो कबड्डी का मैच था उसमें एक टीम गांव बापोड़ा की थी, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और उम्मीद करता हूँ कि पूरे बापोड़ा से हरियाणा से अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे और विश्व स्तर पर देश का नाम रोशन करेंगे। अभी ओलंपिक में भी और युद्धभूमि पानीपत में 26 सितंबर को किसान महापंचायत होने जा रही है और इस महापंचायत में किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत किसानों को संबोधित करेंगे। महापंचायत में पानीपत के साथ साथ प्रदेश भर के हजारों किसानों के शामिल होने का दावा भी इस दौरान किया जा रहा है और भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने पदाधिकारियों के साथ अनाज मंडी का दौरा किया है। इससे पहले उन्होंने टोल प्लाजा पर किसानों और पदाधिकारियों के साथ महापंचायत को लेकर चर्चा की। भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने बताया कि महापंचायत के लिए स्थान का चुनाव सभी की सहमति से किया गया। सभी ने जीटी रोड स्थित नई अनाज मंडी को महापंचायत के लिए चुना है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि महापंचायत को लेकर 17 सितंबर को पानीपत के किसान भवन में एक बैठक का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें ड्यूटी लगाई जाएगी। महापंचायत के कुशल आयोजन के लिए रणनीति भी बनाई जाएगी। आगामी कुछ दिनों में धान का सीजन शुरू होने जा रहा है और इससे पहले ही फतेहाबाद में पराली की समस्या को लेकर एक बार फिर से किसानों ने सरकार और प्रशासन को चेता दिया है। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि पिछले सीजन में पराली की रकम उन्हें अभी तक नहीं मिली है और ऐसा ही रहा तो आगामी सीजन में भी वो फिर से पराली को आग लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। आज किसान संघर्ष समिति हरियाणा के बैनर तले पूना क्षेत्र के किसान जिला उपायुक्त से मिलने पहुंचे और बताया कि पिछले साल सरकार ने कहा था कि किसान बेलर खरीद पर पराली की गांठें बनाएंगे और ऐसे में काफी किसानों ने महंगे दामों और ब्याज पर बेलर लेकर बायो एनर्जी प्लांट इंडक्ट किए और उसमें गांठें लगाई, लेकिन उनकी 50% रकम भी अदायगी अभी तक नहीं की गई है और किसानों को ब्याज का नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इस मौके पर किसान नेता मनदीप नथवान ने ये भी कहा कि सरकार पर्यावरण बचाने का सिर्फ ढोंग कर रही है, जबकि सरकार की असल में ऐसी कोई भी मंशा नजर नहीं आ रही है। किसानों ने लाखों की मशीनरी ली और अब उन्हें पराली के रुपए भी नहीं मिल रहे हैं, तो किसान आग लगाने पर मजबूर होंगे। ये धान की पराली का पिछले 3-4 सालों से ये मुद्दा है। मान लो ये सरकार नाटक करती है भी हम पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, मगर किसान असल में किसान पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, मगर सरकार की मंशा नहीं है। हम बार बार करते हैं भी इसका समाधान बताओ, अब तक समाधान नहीं बता पाए। पिछली बार इन्होंने कहा भी हमने बेलर दे दिए हैं, जिसे हम सब्सिडी पर दे रहे हैं, जो लाखों रुपए के हैं, जो आम किसान नहीं खरीद सकता। जिन्होंने खरीद लिए हैं, अब उन्होंने उनकी जो पराली थी उन्होंने बेच ली है, वो पराली का जो पैसा है वो नहीं दिया जा रहा। उन्होंने क्या भी कह रहे थे ये बुन्ना के अंदर एक पराली वाली फैक्ट्री लगेगी, उसके बाद ये समस्या का समाधान हो जाएगा। ये बेलर वाले आए हुए हैं किसान जिन्होंने बेलर ले रखे थे, उनका ये पराली के पैसे नहीं दिए जा रहे। यदि पराली के पैसे नहीं दिए जाएंगे तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी।
मतलब होना तो ये चाहिए था, वो बिल्कुल कम कीमत पर मतलब सरकार अनुदान देती तो ये पराली की गांठें बन जाती तो हर आदमी बनवा। वहीं हरियाणा के करनाल जिले में घरोंडा के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया और इस हादसे में एक किसान की मौत हो गई है। दरअसल ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर किसान सिंघू बॉर्डर से वापस अमृतसर जा रहे थे। अपने 10 दिन पूरे करने के बाद अब गांव के दूसरे लोगों की बारी थी। ऐसे में रात को सिंघू बॉर्डर से ट्रैक्टर ट्रॉली पर किसान घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन घरोंडा के पास एकदम से ट्रैक्टर और ट्रॉली फ्लाईओवर के ऊपर जा चढ़ी और उसी दौरान 2 किसान नीचे भी गिर गए। इस दौरान एक किसान पीछे से आ रहे ट्रैक्टर की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक किसान का नाम कुलवंत सिंह बताया गया है। वहीं इस हादसे में दूसरे किसान को हल्की चोटें आई है, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। वहीं करनाल किसान यूनियन के नेताओं को जैसे ही इस हादसे की जानकारी मिली, वो मदद के लिए मौके पर पहुंचे। उन्होंने मृतक किसान के परिवार वालों को हादसे की जानकारी दी और कुछ घंटों बाद परिजन करनाल पहुंचे, जिसके बाद मृतक किसान कुलवंत अपने परिवार का गुजारा खेती करके ही करता था, ये उन्होंने बताया। उनके जाने के बाद परिवार में मातम का माहौल है और हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। एक तो ये जो जथेबंदी है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी से बिलोंग करते हैं, उनके प्रधान जी का फोन आता है। इसके अलावा 1-2 फोन और अमृतसर से भी आते हैं, भी इस प्रकार से हादसा हो गया और घरोंडा जी रोड पर हो गया। तो 6 बजे के मैं करीब पहुंचा हूँ वहाँ पर। ये 5:30 बजे हादसा इस वजह से हुआ, ये ट्रॉली पर आ रहे थे, किसी वजह से ट्रॉली जंप कर गई। ये भाई पिछली तरफ सोए हुए थे, ये 2 किसान साथी जी रोड पर गिर गए। इनमें से जो एक कुलवंत सिंह था, जिसकी इस हादसे में शहादत हो गई है, मौत जिनकी डेथ हुई है, तो वो जैसे जी रोड पर गिरे, पीछे से कोई व्हीकल आ रहा था ज्ञात, वो इनके ऊपर से निकल गया और उसने इनको कुचल दिया। और जो दूसरा किसान साथी था वो दूसरी साइड में गिरा, वो बच गया क्योंकि पीछे से कोई व्हीकल नहीं आ रहा था। उसको चोटें कम थी, उसको घरोंडा फिर सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया और वहाँ पर उनका जो जरूरी ट्रीटमेंट था। आज सुबह लगभग 5:30 बजे हमें सूचना मिली कि घरोंडा जो फ्लाईओवर हुआ है पानीपत से करनाल की तरफ चढ़ते समय एक किसान आंदोलन में जो है ट्रैक्टर में से एक व्यक्ति था जो चढ़ते समय ट्राली से नीचे गिर गया था, जो दूसरे व्हीकल की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर डेथ हो गई थी। तो उसका नाम कुलवंत है, दरबारा सिंह का, और निवासी महसूमपुर, अमृतसर साहिब, पंजाब। ये जो डिस्ट्रिक्ट अमृतसर से गांव मैसमपुर कुलवंत सिंह जो जिसकी डेथ हुई है, वो अपनी 10 दिन की बारी लगाकर सिंघू बॉर्डर पर अपना टाइम पीरियड पूरा करके वापस आ रहा था रात। जब ये घरोंडा आया तो कुछ गड्डी की टक्कर लगी पीछे से, तो पीछे से गिर गया, गड्डी ऊपर से निकल गई। उस टाइम गड्डी की कोई पहचान नहीं थी। अभी पता चला भी वो गड्डी वाला अम्बाले में जाके आप। वहीं अंबाला नगर निगम की मुहिम के मुताबिक जल्द से जल्द शहर में टैक्स वसूल करना है और अगर कोई भी व्यक्ति टैक्स देने में असमर्थ रहता है तो उसकी संपत्ति को भी सील किया जा सकता है। टैक्स ऑफिसर बलबीर ने बताया कि वो लगातार लोगों के स्थान पर जा रहे हैं और टैक्स वसूली कर रहे हैं और मौके पर जो भी टैक्स जमा नहीं करवाता उसकी बिल्डिंग सीज की जाती है। नगर निगम का टारगेट 22 करोड़ का टैक्स इकट्ठा करने का है और ऐसे में अब नगर निगम उन लोगों को 35% की छूट भी दे रहा है जिनका टैक्स नगर निगम में लंबित पड़ा है। मुहिम में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए सरकार ने 35% की छूट दी है करंट ईयर में। उसका विशेष फायदा उठा सकते हैं लोग। अगर वो नहीं समय पे जमा करवाएंगे तो संपत्ति कर सील करने का कार्य जो भी चल रहा है उसको आगे अमल में लाया जाएगा। जैसे भी निर्देश हमारे आयुक्त महोदय के होंगे उनके आदेशानुसार आगे की कार्रवाई जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। और कितनी संपत्तियां आप? हम लगभग जब से हमारे नए कमिश्नर साहब आए हैं 2.25 करोड़ के करीब टैक्स।
चरखी दादरी जिले में एक तरफ मलेरिया और डेंगू ने अपनी दस्तक देनी शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ शहर की सभी आउटर कॉलोनियों में बरसाती पानी भरा हुआ है। इससे मक्खी मच्छरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे बीमारियां फैलती नजर आ रही हैं। बावजूद इसके पानी निकासी की जगह सिर्फ फोगिंग की जा रही है। फिलहाल 80% शहर में अभी भी जलभराव की समस्या बनी हुई है और लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है और अधिकारी सिर्फ जलभराव वाली जगहों का निरीक्षण भी कर जल्द ही समाधान का आश्वासन देकर चले जाते हैं। डिप्टी सीएमओ नरेश ने कहा कि मरीजों का इलाज किया जा रहा है, टीम हर घर में जाकर चेकअप कर रही है और दवाइयां भी वितरित की जा रही है। जमा पानी में दवाइयों का छिड़काव भी लगातार किया जा रहा है। बारिश को ध्यान में रखते हुए हमारे सारे मलेरिया वर्कर घर टू घर जाके मलेरिया की दवाई का छिड़काव कर रहे हैं मच्छरों को मारने के लिए, और वहाँ पे जाके डीडीटी और मेलाथिन वगैरह सब, और घर घर जाके हमारी टीम ने मच्छरदानी नेट भी वितरित किए। डेंगू और मलेरिया के 5-5 केस हमारे डिस्ट्रिक्ट में, उनको सबकी ट्रीटमेंट हो चुका है, आरटी दी जा चुकी है और एंटी मलेरिया और एंटी जो डेंगू की एक्टिविटी वो हो चुकी है। घर घर जाके हमारी टीम जाके उनको दवाइयाँ वितरित कर चुकी है और जो एंटी मॉस्किटो वाली है वो सारी दवाई छिड़कना, नेट वगैरह और ये सारी चीज़ें हम जाके घर घर जाके वितरित कर चुके हैं। जहाँ ज़्यादा फिलहाल के लिए हरियाणा चौपाल में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।